दोस्तों नमस्कार। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है और संसद का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 79 में है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में। भारत की संसद इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरल, द्विसदनीय है। इसमें द्विसदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए, अब कोई विधेयक आया, उसको पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। पहले लोकसभा ने पास किया, बाद में राज्यसभा ने पास किया, या पहले राज्यसभा ने पास किया, बाद में लोकसभा ने पास किया। उसके बाद राष्ट्रपति अपनी अनुमति देते हैं, तब जाके कोई विधेयक कानून बनता है। हालांकि भारत के संविधान निर्माताओं को, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी दूरदर्शिता जो थी, उन्हें पता था कि दोनों सदनों में गतिरोध हो सकता है। इसलिए भारत का संविधान गतिरोध को तोड़ने के लिए, जो भी गतिरोध पैदा हुआ है उसको तोड़ने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है अनुच्छेद 108 के द्वारा। संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कौन करता है? इसको बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है अनुच्छेद 108। इसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में, अब कोई विधेयक है उस पर गतिरोध पैदा हो गया है, संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। यह निम्नलिखित 3 में से किसी एक परिस्थिति में बुलाई जाती है: जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है, जब एक सदन द्वारा विधेयक पारित कर दूसरे को भेजा जाता है, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत है, या दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो जाए, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। यह 3 कारण हैं: पहला कारण, दूसरा कारण और तीसरा कारण। उपरोक्त 3 परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति महोदय
संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति महोदय। उल्लेखनीय है कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है तथा धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में इस प्रकार की संयुक्त बैठक आहूत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब चाहें तो संविधान संशोधन विधेयक हो या फिर धन विधेयक हो, इसे दोनों सदनों से अलग अलग पारित कराना अनिवार्य होता है। हालांकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां कम है, फिर भी दोनों सदनों से अलग अलग पारित कराना होता है। धन विधेयक के मामले में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को हैं। अब धन विधेयक लोकसभा के पास से पारित होकर गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा उसमें सिर्फ संशोधन को लेकर सिफारिश कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है और ना ही वापस लौटा सकती है, और उसे 14 दिन में पारित करना होता है, अन्यथा उसे पारित मान लिया जाता है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। छह माह की अवधि में उस समय को नहीं गिना जाता है जब अन्य सदन में 4 क्रमिक दिनों हेतु सत्रावसान या स्थगन रहा हो। जो 6 महीने का समय है उसमें सत्रावसान और स्थगन रहा हो, उसको नहीं गिना जाता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यदि कोई विधेयक लोकसभा का विघटन होने के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन संयुक्त बैठक तब बुलाई जा सकती है जब राष्ट्रपति इस प्रकार की बैठक की नोटिस देते हैं जो लोकसभा विघटन से पूर्व जारी कर दिया गया हो। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार का नोटिस देने के बाद कोई भी सदन इस विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष, अब जो ज्वाइंट सेशन है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, तथा उसकी अनुपस्थिति में यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो इस कार्य को माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति यह दायित्व निभाता है। राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। पहला लोकसभा अध्यक्ष, अगर वह भी नहीं है तो उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति यह दायित्व निभाता है। साधारणतया सभापति को यह कार्य करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। यदि राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है, अब यदि तीनों लोग अनुपस्थित हैं तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस बात पर निर्णय किया जाता है कि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। इसके लिए एक पैनल होता है, पैनल में से एक सदस्य को चुना जाता है जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा जब उपरोक्त में से कोई भी उपस्थित नहीं होगा। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधारण स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता है क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इस संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है।
अब जो दोनों सदन हैं उनकी जो कुल सदस्य संख्या है उसका 1/10 भाग होता है, तभी बैठक की जा सकती है। संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। जो नियम लागू होते हैं संयुक्त बैठक पर वह लोकसभा के नियम लागू होते हैं, ना कि राज्यसभा के। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जो संयुक्त बैठक है वह किसके नियमों के अनुसार संचालित होती है? लोकसभा के नियमों के अनुसार। यदि विवादित विधेयक को इस संयुक्त में दोनों सदनों के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह माना जाता है कि विधेयक को दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। संविधान में यह उपबंध है कि संयुक्त बैठक में कोई भी संशोधन केवल 2 परिस्थितियों के अलावा नहीं किया जा सकता है। पहला है वे संशोधन जिनके बारे में दोनों सदन अंतिम निर्णय न ले पाए हों, तथा वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब कारणों से अनिवार्य हो गए हों। उन्नीस सौ 50 से दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को 3 बार बुलाया गया है। जो अब तक संयुक्त बैठक हुए हैं वो 3 हुए हैं। विधेयक जो संयुक्त बैठक द्वारा पारित हुए हैं वे हैं। अब जो पहली संयुक्त बैठक हुई थी वह हुई थी दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960। अगली है बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002।